हमारा आज का टॉपिक है वेदर एविडेंस एक्ट इज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजरल और एन एडजेक्टिव लॉ। मतलब एविडेंस एविडेंस है क्या, या क्या एविडेंस सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है या एडजेक्टिव लॉ है। तो आइए, एविडेंस एक्ट कैन बी कंसीडर टू बी अ लॉ विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉट ओनली सब्सटेंटिव सिविल एंड क्रिमिनल लॉ रेदर ऑल्सो दी सीपीसी एंड सीआरपीसी। मतलब एविडेंस एक्ट केवल उन्हीं लॉ को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है जो कि सब्सटेंटिव में आते हैं, बल्कि वो प्रोसीजरल लॉ जैसे सीपीसी एंड सीआरपीसी जो है प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है, तो वो उनको भी क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। मतलब उनको भी कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया जाता है एविडेंस एक्ट में। इन बोथ दीज लॉज अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो ये लॉ जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली किस पे बेस्ड होते हैं, जो कि सर्टेन फैक्ट्स जो है उनको प्रूफ करना है या डिसप्रूव करना है। कोर्ट का काम एविडेंस एक्ट में ये होता है। In this reference, the law of evidence is a system of rules for asserting the truth in disputed question। मतलब law of evidence है क्या, जो कि रूल्स सिस्टम ऑफ रूल्स है, जो कि क्या करता है कि ascertain करता है ट्रूथ को। जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट में, उसको ascertain करता है कि इसमें ट्रूथ है क्या। सो आंसर टू द क्वेश्चन दैट एविडेंस लॉ इज अ सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ। सो हम जो है इसमें ये देखेंगे कि एविडेंस लॉ है क्या। ठीक है, बेसिकली एविडेंस इज एन एडजेक्टिव लॉ एज एडजेक्टिव लॉ सपोर्ट्स और क्वालिफाइज द सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ एज एडजेक्टिव प्रोवाइड्स टू द नाउन। मतलब क्या बोला गया है कि ये बोला गया एविडेंस लॉ क्या है कि एडजेक्टिव लॉ है। जैसे एडजेक्टिव लॉ क्या करता है, सपोर्ट करता है या क्वालिफाई करता है सब्सटेंटिव लॉ को एंड प्रोसीजरल लॉ को, वैसे ही एडजेक्टिव जैसे नाउन को प्रोवाइड करता है ना एडजेक्टिव, वैसे ही ये सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ दोनों को ही इक्वली सपोर्ट करता है। लाइक एन एडजेक्टिव प्रोवाइड्स कंप्लीटनेस टू द नाउन बाय सपोर्टिंग इट द प्रोसीजरल लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स कंप्लीटनेस टू द सब्सटेंटिव लॉ। इन द सेम वे द एडजेक्टिव लॉ complements सब्सटेंटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजर लॉ। मतलब होली ये कह दिया गया कि जो एडजेक्टिव लॉ है वो कॉम्प्लीमेंट करता है दोनों को ही, सब्सटेंटिव लॉ को भी और प्रोसीजर लॉ दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अब हम क्या देखेंगे कि एविडेंस एक्ट का होल स्कीम क्या है, किस किस बारे में, मतलब एविडेंस एक्ट बना तो उसका स्कीम क्या किस कंटेंट को देखते हुए वो तैयार हुआ। द होल स्कीम ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज दैट द पर्सन concern will have the burden of proof to prove the fact in issue or relevant fact and the entire evidence is about proving and disproving of such fact। मतलब हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट का होल स्कीम यही है कि जिस पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ लाइबिलिटी बर्डन ऑफ प्रूफ की जाएगी, वो ही क्या करेगा, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को प्रूफ करेगा। किसके थ्रू, एविडेंस के थ्रू। The whole of evidence act firstly provide for fact which a party is required to prove the fact need not to prove, since having declared such fact the evidence act also provides for the burden of proof also the party who is required to prove पर्टिकुलर फैक्ट। मतलब क्या बोल दिया गया कि जो पूरा एविडेंस एक्ट है, पहले क्या करेंगे कि वो फैक्ट को पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि फैक्ट कौन सा फैक्ट है जिसको प्रूफ करना है, किसको डिक्लेयर किया गया, जिसको डिक्लेयर किया गया फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव है तो उसको करना, ये सब उसको ध्यान रखते हुए ही पार्टी को फैक्ट को प्रूफ करना पड़ेगा। तो such fact will not be considered to be proved or disproved until the court will not trust upon the fact court is ultimately satisfied about existence or non existence of such fact। मतलब ये क्या कह दिया, ये कह दिया गया कि उन फैक्टों को कोर्ट जिन फैक्टों को कंसीडर नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर, जो कि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो एग्जिस्टेंस उस फैक्ट्स की मतलब जिन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट का कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा, जिनसे कोर्ट उस पर बिलीव नहीं रखता है। ओके, बट देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच पार्टी
नीड नॉट टू बी प्रूव इन द कोर्ट। लेकिन कुछ सर्टेन फैक्ट्स ऐसे भी हैं कि पार्टी को उस फैक्ट को प्रूव करने की कोर्ट में ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जैसे कि फर्स्ट इज फैक्ट विच आर जुडिशली नोटिसेबल। अंडर सेक्शन 56 एंड 57 में ये कहा जाता है कि उन फैक्टों को जो जुडिशली नोटिसेबल है उनको कोर्ट के आगे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड, एडमिटेड फैक्ट अंडर सेक्शन 58, फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट विच हैज़ बिन असर्टेड बाय वन एंड एडमिटेड बाय अदर। मतलब उन फैक्टों को जिस पार्टी ने असर्टेड किया, एक पार्टी असर्टेड कर रही है और दूसरे पार्टी ने एडमिट कर दिया कि हाँ, अगर जैसे है कि उन्होंने, एक ने बोला गया कि इसने मेरे साथ चोरी की है, देन सेकंड पार्टी अपने सेकंड पार्टी जो है अपने मतलब डिफेंडेंट जो डब्ल्यूएस में ये बोल दिया कि हाँ मैंने चोरी की है। डिफेंडेंट ने, सॉरी, ये डिफेंस में अपना ये बोल दिया कि हाँ मैंने चोरी की है अपने, उन्होंने अपने डब्ल्यूएस में। तो 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 उन फैक्टों को जिन्हें प्रूव कर रहे हो वहाँ कोर्ट के आगे प्रूव करने की उनको उन फैक्टों को ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड इज इररेलीवेंट फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव। तो और वो फैक्ट जो इररेलीवेंट है, इररेलीवेंट फैक्ट है, उनको भी नीड नहीं है कोर्ट के आगे प्रूफ करने की। एंड अदर इज सर्टेन फैक्ट विच आर रेलिवेंट एंड नॉट अलाउड टू प्रूव। मतलब वो फैक्ट्स जो रेलिवेंट तो हैं लेकिन कोर्ट के आगे एडमिसिबल नहीं है। ओके, ठीक है। जैसे कि देयर आर सम फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट बट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी दे आर नॉट अलाउड टू बी प्रूव्ड। मतलब कुछ फैक्ट्स रेलिवेंट तो हैं लेकिन कोर्ट के आगे उन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता, अलाउ ही नहीं है। फर्स्ट इज कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। मतलब अंडर सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि वो कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के आगे पुलिस ऑफिसर के आगे दी गई है वो कोर्ट के आगे एडमिसिबल, उसकी रेलिवेंसी एकदम नल है, मतलब ज़ीरो है। तो कन्फेशन मेड इन पुलिस का सेकंड इज कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ ये कह दिया गया कि जो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दी गई है वो भी विच इज़ नॉट अलाउड टू प्रूव बिफोर द कोर्ट। थर्ड इज सम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। मतलब कुछ जो कम्युनिकेशंस होती हैं जैसे अंडर सेक्शन 121 से 131 इंडियन एविडेंस एक्ट में ये वहाँ डिफाइन किया गया है कि जो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस है वो भी कोर्ट के आगे एडमिसिबल नहीं है। ओके।